हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज आप लोगों के समक्ष वीकली टेस्ट सीरीज 3 लेकर प्रस्तुत हूं, जिसमें हम लोग सेट 5 का अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि इस सेट के अंतर्गत जो है हम लोग 100 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर का अध्ययन करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यह प्रश्न भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहले नंबर प्रश्न पर आते हैं और पहला नंबर आपका प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिए थे। आपको बता दें कि 1920 से लेकर 1922 के बीच जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता गांधी जी थे। और आपको बता दें कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेजी जितनी भी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करना। माना जाता है कि उस समय गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सबसे बड़ा जन आंदोलन के रूप में किया गया था, क्योंकि इस आंदोलन में जो है काफ़ी अधिक लोग साथ दिए थे गांधी जी का। और आपको बता दें कि इस आंदोलन में अधिक से अधिक मात्रा में जो है अंग्रेजी वस्त्र का बहिष्कार किया गया था, उसे जलाया भी गया था। और उसी समय 1921 में गांधी जी ने यह भी तय किया कि अब जो है हम स्वदेशी को अपनाएंगे, यानी चरखा से बने हुए जो कपड़ा है उसको हम लोग अपनाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी जी ने उसी समय जो है मुख्य रूप से जो खादी वस्त्र था वो धारण कर लिए थे। तो ये चीज़ें आपको इतना तक याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न इससे बनते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1916 में जो है मुख्य रूप से आपको पता होगा कि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो उस समय दूसरा नंबर प्रश्न है, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर आपको याद रखना है कि जोसेफ बैप्टिस्टा जो थे 1916 ईस्वी में इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? मतलब कि मुख्य अगर हम कार्यकारी रूपों में अगर देखें तो वह कौन से व्यक्ति थे जो एक अभियुक्त के रूप में थे? तो वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। कब? तो काकोरी षड्यंत्र के समय, जब काकोरी कांड हुआ था उस समय। चौथा नंबर प्रश्न है कि अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन अध्यक्ष चुना गया है? यानी जैसे ही आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस जिस पद पर अध्यक्ष के रूप में थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जैसे ही इस्तीफा दिए तो कौन उसके बाद अध्यक्ष बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये भी आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे और प्रथम जो है राष्ट्रपति के रूप में भी इनको पद दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही आप बढ़िएगा तो देखिए 5वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। 5वां नंबर प्रश्न है, किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया था? यानी वह कौन सा व्यक्ति था जिसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का एक तरह से लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी और गणेश उत्सव का प्रारंभ किया था? तो वो थे आपके बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में जो है, यानी कि जो मुंबई है, वहाँ से मुख्य रूप से माना जाता है कि 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव को जो है प्रारंभ किए थे। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो 6 नंबर क्वेश्चन से कि भारतीय असंतोष का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, यानी बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय असंतोष का जनक माना जाता है। 7वां नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे? तो देखिए, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के एक तरह से हैसियत से गांधी जी जो है एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आपको पता होगा कि गोलमेज सम्मेलन मुख्य रूप से 3 बार संपन्न किया गया था, और आपको ये भी पता होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये गए थे। तो यहाँ देखिए, आप थोड़ा सा उत्तर आप सुधार लीजिएगा। जब इसका उत्तर पूछेगा कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो आपको याद रखना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन।
तो ये 1931 में हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931 और 1932 में। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में जो है गए थे। तो यहाँ तक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो 8वां नंबर प्रश्न है कि 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस किसे कांग्रेस पद यानी कि जो अध्यक्षता के लिए एक तरह से चुना हुआ था उसको पराजित किए थे। तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया। यहाँ देखिए पट्टाभी होगा तो आप याद रखिए पट्टाभी सीतारमैया। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर कौन आंदोलन में भाग लिए थे, यानी कि कौन ऐसे आंदोलन में अंजाम देने वाले जो व्यक्ति थे जो भाग लिए थे। वो भी आपको बता दें कि जो लेने वाले व्यक्ति थे वो वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता थे। तो ये थे आपके जयप्रकाश नारायण। आपको प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे, तो वो थे आपके जयप्रकाश नारायण थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है छात्र आंदोलन के जो नेता थे वो थे आपके जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ तक चीज़ें कंप्लीटली पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन से कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का अंतिम लक्ष्य यानी कि अंतिम रूप से जो है एक तरह से लक्ष्य को स्वीकारा था। तो इसका उत्तर होगा दिसंबर 1943 कराची अधिवेशन में। यानी कि कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का एक तरह से लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकारा था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन से आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात कब हुआ था। तो देखिए 1909 में जो है निर्वाचन पृथक निर्वाचन का मतलब ये होता है अलग अलग चुनाव के लिए। तो इसकी शुरुआत अगर हम बात करें जो सांप्रदायिक रूप से होने वाला था जहाँ से तय किया गया सूत्रपात किया गया 1909 में किया गया था। और 1909 में आपको बता दें कि एक अधिवेशन पारित किया गया था। वो चीज़ आपको याद रखना है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में ही पारित किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि पृथक निर्वाचन पद्धति जो अपनाई गया था जो मुख्य रूप से सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई थी वो 1909 में अपनाई गई थी। 12 नंबर प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन को किस नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नीति चलाई थी और उस नीति का एक तरह से जो ऑपरेशन के रूप में चलाया गया था उसका क्या नाम था। तो देखिए यहाँ दिया गया है इसका नाम जो था ऑपरेशन जीरो नाम था। क्या नाम था? ऑपरेशन जीरो आवर। तो पूरा चीज़ें आपको याद रखना है ऑपरेशन जीरो आवर। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे 13 नंबर पर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर आपका प्रश्न है कि किस वायसराय के शासन काल में या समय में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो देखिए 1920 में ये हुआ था। तो 1920 में आप कालक्रम जोड़ सकते हैं। कालक्रम के अनुसार जो है चेम्सफोर्ड होंगे। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आप ये चीज़ें याद रखिए। 13 नंबर का उत्तर क्या होगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी कहाँ नज़रबंद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपको बता दें कि गांधी जी को एक तरह से नज़रबंद किया गया था। तो कहाँ नज़रबंद किया था आपको ये प्लेस बताना है, जगह बताना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है आगा खां पैलेस में जो है इन्हें नज़रबंद किया गया था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 15 नंबर प्रश्न है कि यह किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को पता भी नहीं होगा, कुछ बच्चे जो जानते होंगे तो ठीक है। इस तरह एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। विद्यार्थी ध्यान दीजिए। यह किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है यह स्टेटमेंट दिया गया था, कथन दिया गया था, वक्तव्य दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न।
16 नंबर प्रश्न है कि मैं समाजवादी हूँ, यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष का कथन था। तो मैं समाजवादी हूँ जो स्टेटमेंट दिए थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप चीज़ें याद रखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता होगा कि हरिजन सेवक संघ समाज की स्थापना जो है मुख्य रूप से मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि MK गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका प्रश्न है 17 नंबर के बाद 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि वह कौन से नेता थे जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में देखने को प्रश्न आते हैं। तो आपको चीज़ें याद रखना है कि जब भी प्रश्न अगर पूछे कि वह कौन से नेता थे जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जब इसकी प्रथम बैठक यानी कि स्थापना की गई थी, तो उस समय ये तय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष को चेंज कर देना है, जहाँ पर अधिवेशन हो रहा है उसको चेंज कर देना है। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दिया गया है कि वह कौन से नेता थे जो लगातार 6 वर्षों तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस समय लगातार 6 वर्षों तक की अगर हम बात करें तो वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो देखिए 1929 में जो है ये पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी तरह से जो है आज़ादी प्राप्त करना था, स्वराज यानी अपने देश को एक तरह से हासिल करना था। तो ये मूल मंत्र मुख्य रूप से 1929 में दिया गया था लाहौर में। और लाहौर अधिवेशन में आपको बता दें कि जो अध्यक्षता किए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है, इससे 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो कब हुआ 1929, एक आपका कहाँ और किसके नेतृत्व में किया गया था अध्यक्षता में। तो आपको याद रखना है लाहौर, और किसके अध्यक्षता में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 20 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 20 नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर क्वेश्चन से कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिए थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला अभी आपको क्वेश्चन बताया जो असहयोग आंदोलन से ही संबंधित था। यहाँ आपको चीज़ याद रखना है कि 1920 में जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अब हम लोग अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज खुद जो है छोड़कर चले जाएंगे यहाँ से, इसीलिए इसका उद्देश्य रखा गया था। लेकिन यहाँ की वापस क्यों लिया, तो देखिए हुआ क्या कि एक बार की बात है, लगभग 1922 की बात है, आपको चीज़ें याद रखना है। 1922 में क्या हुआ कि गोरखपुर के जो जिला है उत्तर प्रदेश में, उसी के आसपास एक क्षेत्र था जो कि चौरी चौरा के नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ पर एक थाना था और ये आंदोलनकारी उस थाने के सामने से ही जा रहे थे और ये आंदोलन कर रहे थे। अचानक उसी में से जो थानाध्यक्ष थे और पुलिस लोग थे तो उसमें क्या किए कि हवाई फायरिंग कर दी, जिसमें क्या किए कि चौरी चौरा नामक जो स्थान था उसी पर ही जितने भी प्रदर्शनकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, वो थाना में घुसकर बहुत सारे जो पुलिसकर्मी थे उनको मार दिए और उसके बाद जो है उसको आग लगा दी है। और जिस कारण से वहाँ एक निंदनीय घटनाएं घट गई और जिसके बाद गांधी जी जो है 1 सप्ताह के बाद उसे एक तरह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। तो मेन घटना ये हुई थी और इसी घटना के बाद जो है चौरी चौरा घटना के बाद ही मुख्य रूप से जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। 21 नंबर क्वेश्चन से कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली कब लागू की गई थी। तो 1991 में जो है भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली लागू की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। और NEP यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी 1991 में एक तरह से प्रारंभ किया गया था, लागू किया गया था। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वैसे इसी के संदर्भ में कहा जा रहा है तो यहाँ चीज़ आपको याद रखना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक तरह से हुआ था, जिसमें काफ़ी एक बेहतर स्थिति को अंजाम दिया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन से है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन
किसे देता है? यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे एक तरह से परामर्श लेते हैं? राष्ट्रपति को अगर जो कानूनी से संबंधित कुछ जानकारी लेना हो तो किससे परामर्श लेते हैं? तो आपको चीज़ें याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक जो है कौन आसीन रहा, आपको बताना है ये चीज़ें। तो इसका उत्तर होगा कमल नारायण सिंह। यानी सबसे अगर कम समय तक अगर आसीन रहने की बात आता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर, तो वो थे कमल नारायण सिंह थे। 25 नंबर क्वेश्चन से कि भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए, भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहली बार जो है 3 प्रेसिडेंसी के रूप में किया गया था, और वहाँ पर जो है प्रेसिडेंसी के रूप में था और साथ साथ जो है उच्च न्यायालय की स्थापना भी कर दी गई थी। तो तीनों प्रेसिडेंसी आप याद रखिए। बम्बई, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं बम्बई, मद्रास एवं कोलकाता, ये 3 जगह है जहाँ से एक तरह से स्पष्टीकरण मिलता है। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर जो है नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में दिखाई दे रहा है, लीला सेठ थी। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन से कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो होते हैं राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर होगा 40। आपको बता दें कि जिस प्रकार से सभी राज्यों में, यानी कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी भारत के राज्य हैं उनमें विधान सभा अवस्थित है, लेकिन कुछ भारत के ऐसे ही राज्य हैं जहां पर विधान परिषद अवस्थित है। अब कैसे याद करेंगे कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है? ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। दे दिया जाएगा कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दे दिया जाता है इसको, और 1 ऑप्शन अलग से दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है। तो आपको बस याद रखना है कि जिन राज्यों में विधान परिषद हैं उसमें आपको सिर्फ याद रखना है उम्बका टी। क्या याद रखना है? उम्बका टी, UMBKAT। इतना आप याद रखते हैं तो आसानी से समझिए कि याद कर सकते हैं कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। देखिए, उम्बका टी का मतलब हुआ U से उत्तर प्रदेश, M से आपका महाराष्ट्र, P से जो है आपका B जो है बिहार, K से कर्नाटक, A से आंध्र प्रदेश और T से जो है तेलंगाना है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। विधान परिषद जिन जिन राज्यों में है सिर्फ आपको याद रखना है UMBKAT। U से उत्तर प्रदेश, M से आपका महाराष्ट्र, B से बिहार, K से कर्नाटक, A से आंध्र प्रदेश, T से तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? यानी सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन जो है उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? इसका उत्तर होगा केरल। केरल में ऐसा कंडीशंस देखने को मिले थे। 30 नंबर प्रश्न है कि समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तो उसे किस चुनाव के नाम से जाना जाता है? यानी समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तो उसे किस चुनाव के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा मध्यावधि चुनाव। किस नाम से जानते हैं? मध्यावधि चुनाव के नाम से जानते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? देखिए, भारत में जो निर्वाचन पद्धति का रूप है वो इंग्लैंड के जो निर्वाचन पद्धति है उसके समतुल्य है, अनुरूप है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो देखिए, महिलाओं को भारत में अगर मताधिकार की बात आती है तो 1926 में प्राप्त हुआ था।
33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था। तो देखिए आपको याद रखना है 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1989 में ये किया गया था। यानी 1989 में जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से उम्र घटाकर 18 वर्ष जो है तय किया गया। उसके बाद जो है वोट दे देंगे लोग। पहले लेकिन इसका एज क्या था, 21 वर्ष था। 21 वर्ष जिनके पास एज है वहीं जो है वोटिंग कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो 34 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। 34 नंबर क्वेश्चन है सीमा कर किस सूची का विषय है। तो देखिए सीमा कर जो है वो संघ सूची का विषय है। किसका है, संघ सूची का विषय है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। तो देखिए जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत जो है समाविष्ट है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1955 ईस्वी में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए राजभाषा के प्रथम आयोग के अध्यक्ष जो बने थे वो थे बीजी खेर। तो आपको चीज़ याद रखना है कि 1955 ईस्वी में गठित राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, बीजी खेर थे। ठीक है, तो चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे आप बढ़ते हैं तो किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में ये यहाँ से प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। प्रश्न ये है कि किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। इसका उत्तर होगा अंग्रेजी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो प्रारंभिक अवधि होती है वो 6 माह होती है। कितनी होती हैं, 6 माह। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। तो देखिए बीजेपी की स्थापना जो हुई थी वो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, यह अधिकार प्रदान किया गया। तो आपको चीज याद रखना है 24वां संविधान संशोधन का अंतर्गत। 41 नंबर क्वेश्चन है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ अवस्थित है। तो देखिए दलाल स्ट्रीट जो है वो मुंबई में अवस्थित है, भारत के अंतर्गत। ये चीज आपको याद रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी। चीजें याद रखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी। इसका उत्तर होगा के.जे. उदेसी। क्या नाम है, के.जे. उदेसी। क्या नाम है, के.जे. उदेसी। आपको याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर जो थी वो कौन थी, के.जी. उदेसी थे। चलिए आगे बढ़िए। 43 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है, देख सकते हैं यहाँ पर। 43 नंबर क्वेश्चन से कि प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। इसका उत्तर होगा 1951 ईस्वी में। यानी प्रथम वित्त आयोग का गठन जो हुआ था 1951 में हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन भारतीय रेलवे का पहिया एवं धुरी का कारखाना जो है कहाँ अवस्थित है। तो पहिया एवं धुरी की कारखाना की अगर हम बात करें तो ये बेंगलोर में अवस्थित है। पहिया यानी कि जो व्हील है उसके लिए कहा जा रहा है और धुरी जो है उसके लिए भी यानी उसी का एक पार्ट है। तो ये चीज आपको याद रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित है। तो देखिए सरकारिया समिति जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने से संबंधित थी। तो ये चीज आपको याद रखना है। 46 नंबर है कि कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है वो है आपका UNDP। UNDP का मतलब होता है, आपको याद रखना है इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसका नाम दिया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी निवेश करने वाला प्रथम देश कौन सा है। यानी कि भारत में विदेशी निवेश करने वाला पहला देश कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा मॉरिशस है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में व्यक्तिगत रूप से सहायता राशि प्रदान करने वाले
कौन राष्ट्र है? तो देखिए, व्यक्तिगत रूप से पहली बार सहायता राशि प्रदान करने वाला जो देश है वो आपका जापान है। कौन? 49 नंबर क्वेश्चन है कि सुपर 301 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा मुक्त व्यापार में अवरुद्ध से। यानी कि जब मुक्त व्यापार में अवरुद्ध उत्पन्न होता है तो उस स्थिति से जो है मुख्य रूप से सुपर 301 संबंधित है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा जेवी कृपलानी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी जब वायुमंडल की सबसे निचली परत के अध्ययन को करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऋतु विज्ञान। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया की दवा कुनैन के किस वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है? चूंकि यहाँ पर छाल आप याद रखिए कि मलेरिया की दवा कुनैन के किस वृक्ष के छाल से जो है इसका एक तरह से प्रयोग किया जाता है, तो मुख्य रूप से सिनकोना के वृक्ष से जो है इसका एक तरह से प्रयोग किया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है? इसका उत्तर होगा एनीमोमीटर से। 55 नंबर क्वेश्चन है कि मोह पैमाने में किसका मापन किया जाता है? इसका उत्तर होगा मोह जो पैमाने में मुख्य रूप से जो मापन किया जाता है वो चट्टानों की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में कहवा के बगान को किस नाम से जानते हैं या किस नाम से जाना जाता है? तो अगर हम ब्राज़ील में जाते हैं तो ब्राज़ील में जो कहवा होता है, कहवा यानी कॉफ़ी के बगान जो है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो फेजेंटा के नाम से जानते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर होगा मलेशिया। अब देखिए, यहाँ विश्व की बात की जा रही है, लेकिन अगर प्रश्न आएगा कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहाँ सबसे अधिक नारियल का उत्पादन होता है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा देश? यानी भारत के अगर राज्य के अंतर्गत पूछेगा तो आपको याद रखना है केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक नारियल का उत्पादन होता है। लेकिन अगर विश्व स्तर पर देश की बात की जाए तो आपको याद रखना है मलेशिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीनतम नाम क्या है? यानी नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है उसका प्राचीनतम नाम क्या है? तो आपको याद रखना है क्रिस्टीना नाम है। क्या नाम है? क्रिस्टीना। ठीक है, नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो है, ओस्लो का जो प्राचीनतम नाम क्या है? क्रिस्टीना नाम था। 59 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा तुर्की को। इसके बाद अगला है 60 नंबर क्वेश्चन की सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? यानी सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग हुआ था भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। आपको चीज़ें याद रखना है। 61 नंबर क्वेश्चन आपको बता दें, क्वेश्चन है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो आपको पता है कि पुनर्जागरण के जनक जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं तो देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा अबुल हसन। क्या नाम था? अबुल हसन। यानी अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था आपका अबुल हसन था। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो भारत की तेलुगु भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए छूट गया है, 4 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। तो आते हैं हम लोग 65 पर ही आते हैं मेन नंबर क्वेश्चन पर। केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल की जो राजकीय भाषा है वो है आपका मलयालम है। क्या है? मलयालम है। 64 की जगह हम एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं। प्रश्न है कि तमिल मुख्य रूप से जो है भाषा है वो किस राज्य की भाषा है? तो आपको ये चीज़ें याद रखना है कि तमिल जो है आपका तमिलनाडु से है, लेकिन केरल की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? मलयालम है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आते हैं 66 पर। 66 नंबर क्वेश्चन से कि लिंगायत धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, लिंगायत धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हैं वासवन्ना। कौन माने जाते हैं? वासवन्ना को माना जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन से कि भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय
कहाँ स्थित है? तो देखिए संग्रहालय की अगर बात करें पुरातत्व के रूप में तो वो नई दिल्ली में अवस्थित है। यानी भारतीय युद्ध स्मारक का जो पुरातत्व है उसे कहाँ संरक्षित रूप से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो दिल्ली यानी नई दिल्ली में जो अवस्थित है वहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? इसका उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि का। 69 नंबर क्वेश्चन से भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? इसका उत्तर होगा 1986 ईस्वी में। 70 नंबर क्वेश्चन है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा केरल में। आपको बता दें कि जो आदि शंकर थे बाद में उनको शंकराचार्य के रूप में जाना गया, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। इसके बाद आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन है कि जिस ताप पर कोई द्रव्य यानी कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वास्तव में एक तरह से बदलता है वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा क्वथनांक। क्वथनांक नाम दिया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे जैसे ही आप बढ़िएगा तो देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। 73 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र कैसा दिखाई देगा? अगर किसी कमरे में अगर मान लीजिए हरा विद्युत लगा हुआ है यानी विद्युत बल्ब जो है और वहां पर लाल शर्ट पहनकर आप खड़ा हो जाते हैं तो कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कैसा देगा? काला। 74 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा थॉमस अल्वा एंड एडिसन। तो ये चीज आप कह रहे हैं थॉमस अल्वा एंड एडिसन। 75 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? यानी ध्रुवों पर अगर जाते हैं नमन कोण की जो मान होती है वो है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर होगा जॉन गुटेनबर्ग। ये जर्मनी के रहने वाले थे और जिन्होंने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का जो है एक तरह से क्या किए थे? आविष्कार किए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो देखिए प्रकाश की चाल को सबसे पहली बार जो मापे थे वो थे रोमर थे। रोमर क्या नाम था? रोमर था। 78 नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर को जो है संचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो देखिए वह एक ऐसा कारण होता है जिसके बाद क्या होता है कि जो हवा का बुलबुला जो है पानी के अंदर चमकता नजर आता है। इसका उत्तर होगा पूर्ण परावर्तन के कारण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन से है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो देखिए सूर्य की अगर किरण की तीव्रता जो माप रहे हैं कितनी तेजी से चल रही है गमन कर रही है तो उस जिस उपकरण से मापा जाता है उसका नाम है एक्टियोमीटर। क्या नाम है? एक्टियोमीटर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन को। किसको कहा जाता है? ऑक्सीजन को जो है प्राणवायु कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन किसी व्यक्ति के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी के सहारे जो है जीवित रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? द्रव सोना। इसका उत्तर होगा पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन से कि ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए ठोस कपूर से वाष्प बनाने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग ऊर्ध्वाधन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। 83 के बाद आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ होता है? सागर जो महासागर होता है उसमें जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक यानी साधारण नमक पाया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन से कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो तांबा है। सबसे पहली बार जो प्रयोग में लाई गई थी धातु वो कौन सी थी? तांबा। आगे 85 नंबर क्वेश्चंस के बाद अब हम लोग आएंगे 86 नंबर क्वेश्चंस पर। 86 नंबर क्वेश्चन है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए
काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये गुब्बारे को उड़ाने के लिए जो काम में लाई जाने वाली गैस जो है वो है आपका हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है। 87 और क्वेश्चन है कि सोडियम को किस में रख कर संचित किया जाता है या संचित रखा जाता है? तो आपको बता दें कि जो सोडियम है उसे हम लोग हवा में नहीं रखते हैं, क्योंकि आग पकड़ लेता है, आग लग जाता है। ये मिट्टी तेल में रखा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि किसे भविष्य का ईंधन कहते हैं? इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है कि अग्निशामक वस्त्र किससे जो है बनाए जाते हैं? तो एवेस्टस नाम के धातु होते हैं, उससे जो है बनाए जाते हैं। यानी एवेस्टस के द्वारा जो है अग्निशामक वस्त्र जो है बनाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह जिसे बोला जाता है वो है आपके लिनियस को बोला जाता है। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है या किस भाग से प्राप्त की जाती है? इसका उत्तर होगा छाल से। 92 नंबर क्वेश्चन है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? यानी फेफड़े के ढकने वाला जो आवरण है वो क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा फ्लूरा। यानी फेफड़े के आवरण जो ढकने वाला आवरण है उसको क्या बोलते हैं? फ्लूरा कहा जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो देखिए, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन जो होता है वो टाइलिन के द्वारा होता है। चूँकि खाना मुख से ही एक तरह से प्रारंभ होता है पचना, तो यह टाइलिन नामक एंजाइम जो है यहाँ से पचाना प्रारंभ करता है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा दिल की धड़कन से है। अब जैसे देखिए, पेस मेकर क्या है, तो आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति का हृदय काम करना बंद कर देता है तो या कम कर देता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि पेस मेकर को लगाया जाता है। ठीक है। यानी मान ली कि 50% या 25% ही काम कर रहा है तो वहाँ पर पेस मेकर लगा दिए जाते हैं। ठीक है। वैसे क्या होता है कि उसके माध्यम से अच्छा से जो है पेस मेकर के माध्यम से धड़कन चलती है। आगे देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन है कि सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो मनुष्य का जो रक्तचाप होता है सोते समय घट जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है? इसका उत्तर होगा प्रोटीन के द्वारा। प्रोटीन के द्वारा ही मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँखों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंखों में जो है जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम। यानी मनुष्य की आंखों में जो एंजाइम पाया जाता है उसका क्या नाम है? लाइसोजाइम। 98 नंबर क्वेश्चन है कि टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर होगा पैरों में। यानी पैर में जो है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, अस्थि पाई जाती है। 99 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 99 नंबर देखिए क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के इज्जत नगर में जो है अवस्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के जो है इज्जत नगर गांव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 100 नंबर क्वेश्चन है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न ये कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? यानी गेहूं में जो हम लोग रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? ग्लूटीन। क्या कहलाता है? ग्लूटीन कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि अत्यंत भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि यह एक तरह से सीरीज लगातार चल रहा था और लगातार चल रहा है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि यहाँ से जो है एक ऐसे क्वेश्चंस का सार संग्रह मिलने वाला है जो आप किसी भी चैनल पर नहीं देख सकते हैं। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य आपका है कि जीके और जीएस में एक ऐसी उपलब्धि प्राप्त करना जहाँ से आप एक बेहतर उपलब्धि प्राप्त करके अपनी जॉब को फाइनली हासिल कर सकें या किसी भी एग्जाम में जो है आप अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ, नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।